morning and a very warm welcome to News Edge with फरीहा इदरीस। बानी तहरीक इंसाफ कई रोज से कैद तन्हाई में हैं। केसेस के अल्तवा की वजह से उनकी पार्टी रहनुमाओं और वकला के साथ मुलाकातें भी रोक दी गई हैं। आज बानी तहरीक इंसाफ की बहनें मुलाकात के लिए अडियाला जेल गई तो उनको जेल से 2 किलोमीटर पहले ही रोक लिया गया। बानी तहरीक इंसाफ की बहनों के एहतजाज पर आखिरकार उनको मुलाकात की इजाज़त दे दी गई। मुलाकात के बाद अलीमा खान ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह कर दिया है कि वो किसी सूरत कोई डील नहीं करेंगे। लेट्स वॉच हर। इस वक्त इमरान खान हमारा इशू है, हमें क्या फर्क पड़ता है कोई आए या ना आए, लेकिन हमें अपने भाई की तो फिक्र है ना। अगर इमरान खान को कोई चीज कोई हमें ना पता चले कि उनकी तबीयत खराब हो गई है जेल के अंदर, क्योंकि माशाल्लाह वो बिल्कुल सेहतमंद है, इसे ये कोई खबर ना आइंदा लीक करें। और इमरान खान ये भी वाजे करते हैं आप जो मर्जी कर लें, जो मर्जी प्रेशर डाल दें, मैं आपके साथ डील नहीं करूँगा। कि आप समझ रहे हैं कि अगर प्रेशर डाल के धमकियाँ दे के अगर डील करनी है वो मैं नहीं करूँगा। अब 1 हफ्ता 10 दिन के बाद केसेस हैं और अगली मुलाकात अगले मंगल है। 1 मंगल के लिए इमरान खान के साथ अब हमारा किसी का कोई राब्ता नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकातों पर पाबंदी किसी मंसूबे के तहत की गई है। उन्हें भी देखिए। बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। हम अदालत भी जाएंगे, हम इस हवाले से इक़लाए अमल तय करेंगे, पार्लियामान के अंदर भी पार्लियामान के बाहर भी। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि इमरान खान साहब को 10 दिन के लिए आप एक काल कोठरी में डाल दें और उनका तमाम दुनिया से जो राब्ता है वो मुनक़ते हो जाए। तो ये किसी मनसूबे के तहत हो रहा है। ये क्या मनसूबा है हम नहीं जानते, लेकिन ये बिल्कुल बाइस तशवीश है और मैं एहतजाज करें। शोएब शाहीन पर तशद्दुद की वजह से तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी एक बार फिर आमने सामने नजर आ रहे हैं। ग्लव्स ऑफ हैं दोनों के। तहरीक इंसाफ ने उन पर सख्त लफ्जों की गोलाबारी की तो जवाब में फवाद चौधरी भी मौजूदा पार्टी क़यादत के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेट्स वॉच हिम। इमरान खान जेल में है, बुशरा बीबी जेल में है और मैं पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी को देख रहा हूँ, वहाँ बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है। सलमान राजा साहब एक गैर अहम केस में सुबह से दलाइल दिए जा रहे हैं। गौहर साहब जो है वो लाहौर चले गए हुए हैं। फैसल और मुबशर जो उनके वकील हैं दो, उनके अलावा कोई बंदा मुझे नजर नहीं आ रहा। रोजाना पूरी जो पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग है वो हम पे हो रही है। भाई मेरा मसला नहीं हो पीटीआई का, ये मौजूदा लीडरशिप सिंसियर होती तो आज सारे काम छोड़ के अडियाला के बाहर कैंप लगाते हैं पॉलिटिकल कमेटी के लोग। जिस दिन इमरान खान बाहर आ गया इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इन्होंने क्यों इमरान खान को बाहर निकालना है? इसीलिए इमरान खान रिलीज कमेटी जो है वो हमने अब अनाउंस की है। इंशाल्लाह ताला मैं उसकी जो डिटेल्स हैं वो लेके जल्द आपके सामने आऊंगा। शेख वकास अकरम हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच शेख साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। खान साहब से आगाज़ कर लेते हैं। उनकी बहनों की मुलाकात हुई लेकिन वकला को रोक दिया गया और अब अगले 8 दिन तक भी ये मुलाकात नहीं होगी। इस पर आपका कोई एहतजाज होगा? देखिए जी, इस पे आपने सेक्रेटरी जनरल का बयान सुन लिया है। वो बिल्कुल अदालत में जाएंगे और एहतजाज के हवाले से कोई लाएअमल भी जो है वो मरबूत लाएअमल जो है वो सामने आएगा। बात बड़ी सीधी सी है। जो अमजद अली शाह है एंटी टेररिस्ट कोर्ट पिंडी के जज, जैसे ही उन्होंने तारीख आगे दी, हमारे वकला ने बड़ी फुर्ती से फौरी ही एप्लीकेशन दे दी कि जी हमें आप मुलाकात करवाएं ताकि हम केसेस को डिस्कस कर सकें। तो उन्होंने फौरी एक हुक्म जारी कर दिया कि ठीक है आपके वकला जाके मिल सकते हैं। तो वो अदालती हुक्म लेके आज हमारे वकील जो थे वो वहां पे पहुंचे और जगह जगह पिकेट्स थी, जगह जगह उनको रोका गया, उनको बताया गया कि आपकी आज कोई मुलाकात नहीं है, मुलाकात नहीं होने दी जाएगी। और अदालती हुक्म के बावजूद इट वाज अ कंसर्न कोर्ट, यही एटीसी कोर्ट है जिसमें ये केस चलना था, उस कंसर्न कोर्ट के जज का हुक्म जो है वो इन्होंने उड़ा दिया हवा में और उसको कोई वजन नहीं दिया। और बिल्कुल सेक्रेटरी जनरल इज राइट व्हेन ही सेज कि एक मुनज़्ज़म जो है कोई साजिश करने की ये कोशिश कर रहे हैं, मगर बहरहाल एवरीबडी इज अलर्ट। और आपने अलीमा खान साहब की गुफ्तगू सुनी, वो अंदर गई है। खान साहब इज फुल ऑफ एनर्जी, हशाश पशाश तकड़े हैं और उन्होंने बताया कि उन्हें बिल्कुल वो फिट है। तो इस हवाले से किसी भी कॉन्स्पिरेसी जो है हमारे लोग जो है वो बड़े विजिलेंट है और हम हुकूमत को तंबीह करते हैं। देखें ना, कल परसों किसी जगह पे पंजाब की वजीर आला ने एक बड़ी बात की है। उसने कहा जी वो पलटा जो है वो खा लिया है वक्त ने और अब ये मेरे पास बंद है अडियाला में। ये कहा उन्होंने। आप कहा ना जी आपके पास बंद है अडियाला में। एक तरफ तो जब आप लोग कह रहे थे कि मुज़ाकरात में हम सीरियस नहीं है और हम कह रहे थे खान से मिला दो, तो आपके लोग हमारे कानों में खुसर पुसर कर रहे थे जी कि हमारे हाथ में नहीं है। आज मोहतरमा कह रही है कि वो अडियाला में मेरे पास बंद है। तो हमारा ये नुक्ता भी साबित हुआ कि मुज़ाकरात
आप ही की वजह से सबूताज हुए और आपने ही किया है। सो इट वाज वेरी, मतलब है कि प्रॉपर था पीटीआई का कि वो उस वक्त वहां से निकल आए। सो कहने का ये मकसद है कि हम इसको देख रहे हैं, आज ज्यादती की गई है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी जाएंगे, हायर कोर्ट्स का दरवाजा भी खटखटाएंगे, कुछ हमारी पुरानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कंटेम्प्ट जो है वो मौजूद है, एप्लीकेशन मौजूद है। तो कहने का मकसद है कि वो सारे एवेन्यूज हमारे पास है। ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि आज अलीमा बाजी जो है उनकी मुलाकात खान साहब से हो गई, कम से कम वो उन्होंने उनको मिल भी लिया, उनको देख भी लिया, उनसे गुफ्तगू भी हो गई। एंड आई होप के अगले मंगल पे जैसे उन्होंने कहा तब तक हालात भी ठीक रहते हैं और खान साहब जो है उनसे मुलाकात भी हो। उनको एहतजाज की वजह से इजाज़त मिली, वरना उनको भी नहीं मिल रही थी। इसीलिए एक ये जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर या पीटीआई के वर्कर्स कहते हैं कि एक बाकायदा एहतजाज आप लोग भी करें अडियाला जेल के बाहर, इस हवाले से कोई गौर किया गया? देखें, नहीं, इस हवाले से ये बात हमेशा होती है, हर एहतजाज पे होती है। जब रीच आउट का भी कहा जाता है तो बीच में से हमारे कुछ दोस्त, और राइटली सेड, वो बेचारे जो है ऑब्वियसली खान से मोहब्बत है, मोहब्बत में दीवानगी की हद तक वो आगे जाते हैं और जो वो समझते हैं वो आपसे कहते हैं। वो तो पहले भी कहते थे वहां जाए, मगर ये बिल्कुल इसलिए भी रिकमेंडेड नहीं है कि खान साहब की सेफ्टी और सिक्योरिटी को हमारी वजह से वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। हम 1500 बंदा लेके वहां बैठ भी जाते हैं, तो खुदा ना खास्ता ये खुद कोई अंदर तमाशा कर देते हैं, खुद कोई वकुआ कर देते हैं, ये खुद कोई जेल ब्रेक कर देते हैं, तो आज के जो हालात हैं उन हालात के अंदर ये इन लोगों के मुंह पे मलते हुए या पार्टी के ऊपर ठोकते हुए इनको कौन सा कोई जोर लगता है? हमारे जो लड़के अटक, जेलम, हजरो इन थानों के अंदर जमानत होके आए और उनकी अगली गिरफ्तारियां डाली गई, उनको जो खाने पूछने के लिए गए पुलिस ने उनके ऊपर FIR दे दी। तो चले एक और FIR हो जाएगी। FIR की तो अब आप लोग आदी हो गए हैं, तो एक और FIR हो जाएगी। FIR की नहीं है, ओहो आप क्या कह रही हैं? FIR की बात नहीं है। अगर वो कोई और तमाशा कर देते हैं अंदर, खुदा न खासा खान साहब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इसी उसमें क्या बाहर है, तो ये इसमें पार्टी में इंटरनली डिस्कशन हो चुकी है और ये खान साहब तक भी डिस्कशन हो चुकी है और ये एडवाइजेबल नहीं है। हाँ, अगर थोड़ी तादाद में जिस तरह लोग जाते हैं वो जाएं, वहां जाके वो खड़े हो जाएं, सिंबॉलिक एहतजाज कर लें। सिंबॉलिक ही हो सकता है, बाकी आपको पता है आजकल हालात क्या है और कैसे है। मगर बहरहाल ये जो दोस्त कह रहे हैं वो उनकी मोहब्बत का आलम है, वो ठीक कह रहे हैं। इस पे पार्टी ने कमेटियों के अंदर इमरान खान साहब के साथ 1-on-1 लोगों ने डिस्कशंस की हैं और वो फिर एडवाइस किया गया कि किसी मैच स्केल पे ये ना किया जाए। राइट, जो ये बड़े अरसे से खबरें आई थी शेख साहब के फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा या 2 धड़े बनेंगे पीटीआई के, उसको आपसे पहले भी पूछा, आप उसको रद्द करते हैं। पर अभी जो हालात नज़र आ रहे हैं, फवाद चौधरी साहब की लड़ाई हुई, उसके बाद ये भी सुन रहे हैं कि एक पुराने जो मेंबर्स हैं पीटीआई के वो इकट्ठे मिलकर एक तहरीक चलाएंगे खान साहब को जेल से निकालने के लिए, तो डिवीजन तो नजर आ रही है। बड़ी एक्सपीरियंस है और सारी देखा है आपने सारा। कैन यू डिफाइन कि पुराने मेंबर कौन है? फॉर इंस्टेंस जो लोग छोड़ के चले गए 9 मई पे, उन्हीं को पुराने मेंबर्स कहा जा रहा है। तो वो जो छोड़ के चले गए वो मेंबर तो ना हुए ना जी। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम पे इतना जुल्म हुआ, हम नहीं छोड़ना चाहते थे, मजबूरी में। उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखे ना, पार्टी तो मेरी नहीं है ना जी, पार्टी तो इमरान खान साहब की है। उस पॉइंट ऑफ व्यू पे वो किसी एंकर को कन्विंस करें, मुझे कन्विंस करें या वर्कर को कहानियां सुनाए, इससे बेहतर नहीं है कि जिसकी पार्टी है उसको कन्विंस करें। So what is he saying? खान साहब क्या कहते हैं कि इनको बिल्कुल नहीं लेना कभी भी? खान साहब ने, मैं ये समझता हूँ कि अभी तक किसी आदमी की वापसी जो है उसके हवाले से कोई हुक्म नहीं दिया। अगर देखें ना, मैं आपको बताता हूँ, वो ओन अब्बास बपी साहब को वो उन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान किया, वो वीडियो आपने देखी। बट खान साहब ने फिर उनको जब वापस लिया तो उनको जिम्मेदारी भी दी रीजन की, वो हमारे सेनेटर भी है, एवरीबडी नोज कि खान ने उनको वापस लिया। ये बाकी जिनको आप पुराने मेंबर कह रही हैं और ये महीनों से ये कहते फिर रहे हैं जी हम हैं, तो खान साहब इनको क्यों वापस नहीं ले रहे? तो मेरी वजह से तो नहीं ले रहे, मेरे कहने से तो खान साहब नहीं रुकते हैं। या कोई सलमान अकरम राजा तो आप सेक्रेटरी जनरल बने हैं, उससे पहले उमर अयूब साहब थे, उनके कहने पर तो कोई नहीं रुक रहा है। खान की पार्टी है, खान की मर्जी है, ये आपके और हमारे साथ सर खपाने की बजाय, वर्कर को मिसगाइड करने की बजाय, जिथे जाने ने खान साहब उसे जहाँ को एक्यूज्ड है वहां जाके खान को कायल करें। मीटिंग फवाद चौधरी साहब की तो मीटिंग हो रही है खान साहब से, तो वो हमारे भाई हैं, वो कायल कर लें उनको जाके, हमने रोका है?
अब वेरी इंटरेस्टिंग। खान अगर हुक्म कर देगा, देखिए मेरी बात सुने, ये खान हुक्म कर देगा तो मैं कौन? मुझे कोई इतराज हो सकता है या किसी को भी कोई इतराज हो सकता है? सो बेसिकली अभी तक यानी जो प्रेस रिलीज भी आई फवाद चौधरी के खिलाफ, वो भी खान साहब के कंसेंट से ही आई थी। वो आप क्या समझती हैं कि क्या इस पार्टी में किसी की इतनी हैसियत है कि पीटीआई ऑफिशियल के ऊपर जो प्रेस रिलीज आए वो इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर खान साहब का नाम इस्तेमाल किया जाए? इज इट पॉसिबल? सो कंसर्न के साथ आई थी। एक और इतनी जरूरत है किसी की? आप मुझे ये बताएं, इतनी जरूरत है किसी की? मतलब लोग अपने लीडर को क्या समझते हैं? लेकिन क्योंकि खान की मर्जी के मतलब वो जो पहली वाली आई थी ना, जिसमें गौर साहब ने इस इंडिविजुअल के हवाले से खान साहब की जो इंस्ट्रक्शंस थी वो इशू की थी, आपको याद है? 1 महीना पहले जो आई थी जी। तो खान साहब का नाम लिखा हुआ है उसके अंदर के खान साहब के अहकामात पर पीटीआई ऑफिशियल पे चली है। वो किसी की जरूरत है कि खान की मर्जी के बगैर खान का नाम इस्तेमाल करे और वो पीटीआई ऑफिशियल पे चला जाए? राइट। ऐसा नहीं होता। एक और नाराज मेंबर आपके शेख अफजल मरवत साहब, वो कह रहे हैं कि मैं भी जानना चाहता हूँ मुझे क्यों निकाला। ये तो देखें मैं बड़े एतराम से कहूंगा, ये तो उन्हें शोकॉज पार्टी की तरफ से खान साहब के हुक्म पे दिया गया था। उसका उन्होंने जवाब दिया, मैंने वो जवाब पढ़ा और जवाब के बाद दूसरा हुक्म आ गया कि एक्सपल्शन लेटर जो है वो दे दें, और वो एक्सपल्शन लेटर के अंदर खान साहब की डायरेक्शन का रेफरेंस मौजूद है और उसको एक्सपेल कर दिया गया। ये तो खान, फिर मैं बार बार कहता हूँ कि लोग एवं ही लड़ते ने, साढ़े नाल लड़ते ने या आपस में लड़ते ने। वो भाई साइन राजी करो, साइन दी पार्टी है, वो किसी को रखे किसी को कटे, एक दूसरे की टंगा क्यों पाए हुए? बट क्योंकि बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जो पार्टी से निकले हैं हो सकता है कल को वो पार्टी में वापस आ जाएं, इस वजह से फिर स्पेकुलेशन। खान की मर्जी की 100 बिस्मिल्लाह, सारा आंखों पे खान की मर्जी, खान की पार्टी। एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बैरिस्टर गौहर ने कही है कि हमारे 5 अरकान वोट ना देते तो जेयूआई के वोट के बावजूद 26वीं तरमीम मंजूर ना होती। सो जहाँ पर इन लोगों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्ट है वो तो बहुत बड़ा मसला है, उनके खिलाफ कब ओपन होंगी आपकी फाइलिंग? उस पे भी खान साहब के हुक्म पे आज से 7-8 दिन पहले एक कमेटी बना दी गई है जी। उनको शोकॉज दिए गए थे सबको, 2 सेनेटर्स हैं, 5 MNAs हैं, वो मैंने ही पब्लिश किए थे और शमीम अकबीर साहब ने वो जो है उनकी तरफ से है वो। और इस दौरान 2 मोबिलाइजेशंस आ गई, ग्रैंड मोबिलाइजेशन टूवर्ड्स इस्लामाबाद एंड देन 26वीं तरमीम, तो ये तरजीहात में नहीं आ सका। अब खान साहब ने को कहा 8-10 दिन पहले कमेटी बन गई है, 3 मेंबरान हैं उसमें, शायद असद कैसर साहब भी हैं, तो वो सबके आगे हैं शो कॉज के जवाब। अब वो देख लेंगे, उनको पर्सनल हियरिंग पे बुला लेंगे, जिस पे मुतमईन हो गए ठीक है, जिस पे ना मुतमईन हुए तो उसका खान को लिख के भेज देंगे या खान साहब को बताएंगे ना। किसी को रखना या निकालना इमरान खान साहब की वो है जी, हमारी नहीं है। बट ये बात कंफर्म्ड है कि इन्होंने वोट दिया है या देना था फॉर श्योर? नहीं, वोट ये वो 5 लोग हैं, मैं आपको बताता हूँ नेशनल असेंबली के, जिन्होंने वोट नहीं दिया है, मगर दे वर आउट ऑफ कॉन्टैक्ट। वो पाकिस्तान में होने के बावजूद हमारे उस डिसिप्लिन में जो पार्टी ने लागू किया था कि फलां जिले में फलां आदमी की उसमें सुपरविजन में फलां फलां आदमी रहेगा, ये हर तरीके से चले गए और फिर इनसे राब्ते नहीं थे हो रहे। फिर किसी ने क्लेम किया कि मैं अगवा हो गया था, किसी ने क्लेम किया कि वो जिस तरह मिकदाद बलूच खान साहब है कि वो भी अगवा हो गए थे, जैन साहब के साथ भी इस किस्म का कोई मामला हुआ, फिर किसी ने कहा कोई बीमार हो, तो उस सब की अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन है, उन सब ने लिख के दे दी है और वो उन्होंने बड़े अच्छे लंबे चौड़े जवाब लिख के दिए हैं। पार्टी मुतमईन हो जाती है तो ठीक है, कमेटी नहीं तो फिर खान साहब को चला जाएगा केस जी। सो फार इस पे काम शुरू हो गया खान साहब के कहने के मुताबिक। राइट, आपने देखी होगी अंसार बासी साहब की स्टोरी, वो कह रहे हैं कि एक मरतबा फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत की ख्वाहिश की है पीटीआई ने, आपने इसको डिनाई किया है, आपको भी उन्होंने कोट किया इसके अंदर, बट ही सेज कि मेरा जो सोर्स है वो बार बार ये कह रहे हैं कि कोशिश हो रही है। चलिए, ये तो उनकी स्टोरी है, क्या आप चाहेंगे कि ये बातचीत शुरू हो? देखिए, मैं तो चाहूंगा, मैं आपको बड़ा वाज़ेह ये चाहूंगा कि खान साहब ने अपनी ज़ात के लिए कभी बात को वो नहीं किया है। खान साहब वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं और पार्टी भी कह चुकी है कि हम ना डील चाहते हैं ना डील चाहते हैं। हम अगर एस्टैब्लिशमेंट से बात भी करेंगे तो इस मुल्क के लिए करेंगे, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए करेंगे। बट एज वी स्पीक इस वक्त तक हर किस्म का जो राब्ता है वो मुनक़ते है। बट थैंक यू सो मच। हम एक ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ इस वक्त पुराने और नए रहनुमाओं की लड़ाई का मरकज बन चुकी है। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने के बाद पार्टी के अंदर अब दो धड़े बनते नजर आ रहे हैं। एक धड़ा शेर अफजल मरवत को निकाले जाने का हामी है, जबकि दूसरा मुखालिफत कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की ज़्यादातर क़यादत शेर अफजल मरवत के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है और उनकी पार्टी से बेदखली की नोटिफिकेशन की वापसी की ख्वाह है। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफात पर साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वाडा का कहना है कि PTI में जल्द पुराने लोगों की वापसी होगी। लेट्स वॉच हिम। फवाद चौधरी जाना चाहता है पार्टी के अंदर और जाना चाहिए, और मेरे ख्याल से एक फॉरवर्ड ब्लॉक आ रहा है, एक पुराने लोगों की शक्लों में वापस लोग आ रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको जल्द नजर आएंगी। तो PTI एग्जिस्टिंग जो है, जो कॉम्प्रोमाइज, जो लेटी हुई है, जो मुनाफिक है, जो चोर है, जो बेईमान है, जो ड्रामेबाज है, जो एक्टिंग करती है, उनके लिए मुश्किलात PTI वर्सेस PTI वर्सेस PTI वर्सेस PTI वर्सेस PTI। और ये मैं आपको एक साल पहले से कह रहा था। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने पार्टी छोड़ने वालों को वापसी के लिए एक खुश आमदेद कहने का पैगाम दिया है। 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों में एक बहुत बड़ा नाम साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का था। तवील ऐसे खामोशी के बाद अब इमरान इस्माइल सामने नजर आए हैं और बानी तहरीक इंसाफ की रहाई के लिए कारकुनान को फिर बाहर निकलने का पैगाम दे रहे हैं। एक्स पर अपनी पोस्ट में इमरान इस्माइल ने लिखा है कि इमरान खान को एक जाली और इंतकामी केस में 14 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। ये सब तवक्को के मुताबिक था, क्योंकि जाली हुकूमत और इसका निज़ाम यही इंसाफ कर सकता है। असल हैरत तहरीक इंसाफ की क़यादत की मुजरिमाना खामोशी पर हो रही है। ना कोई एहतजाज, ना सड़कों पर तहरीक। वर्कर्स को समझाया जा रहा है कि ऊपर से एहतजाज की इजाज़त नहीं, इसलिए सब्र करें। सच ये है कि नाम नहाद क़यादत इमरान खान की रहाई नहीं चाहती, क्योंकि खान जेल में है तो उनकी सियासत और मौजें जारी हैं। बड़े अरसे के बाद इमरान इस्माइल साहब ने काफ़ी वोकल होकर एक स्टेटमेंट दी है, तो हमने सोचा कि उनसे सवाल किया जाए। वेरी वार्म वेलकम टू इमरान इस्माइल, फॉर्मर गवर्नर सिंध। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। इमरान इस्माइल साहब, आपने जो आज ट्वीट की है, आपने डायरेक्ट अटैक किया है इस वक्त की जो क़यादत है PTI की। यही बात फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं, यही बात जो दूसरी पार्टीज आपके मुखालिफ हैं वो भी कर रही हैं। सो ये सब की बातों में इतनी सिमिलरिटी क्यों है? देखें फरिया, बात यह है कि 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, कोई 400 दिन से ऊपर हो गए इमरान खान को जेल में, और ये टोपी ड्रामे, ये क़यादत जो है PTI की, ये किए चली जा रही है मुसलसल। और ये दे आर नॉट शोइंग कोई स्ट्रेंथ या कोई अपनी एक स्पाइन नहीं दिखा रहे हैं कि कोई पता लगे कि कोई इतनी बड़ी पार्टी है, इसका इतना बड़ा मकबूल लीडर पाकिस्तान। क्लेम ये है कि पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर, क्लेम ये है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली पार्टी, उसके लीडर को 14 साल की जेल हो गई। और ये सारे बैठे जो यहाँ के लीडरान हैं, वो आपस में अभी सर जोड़ के बैठे हैं कि जी करना क्या चाहिए। वो कह रहे हैं जी अभी ऊपर से हमें ऑर्डर नहीं है। कौन से ऊपर से ऑर्डर आएंगे इनको कि जी आप एहतजाज करें? जिस दिन इमरान खान को जेल हुई थी उसी दिन अडियाला के बाहर जाके बैठ जाते, दिखाते स्ट्रेंथ। डर है, खौफ है अरेस्ट होने का कि हम अरेस्ट ना हो जाएं। इमरान खान की रिहाई का खौफ है कि इमरान खान रिहा ना हो जाए, क्योंकि अगर इमरान खान जेल से बाहर आएगा तो हमारी सियासत जो है वो चैलेंज हो जाएगी। एक से एक वहाँ पे निकम्मे और एक से एक वहाँ पे हुडगर्स किस्म के लोगों के हाथ में इस वक्त पार्टी है। और चलिए पार्टी का तो गम नहीं, इमरान खान आएंगे तो उसको ठीक कर लेंगे। फिलहाल जो भी अवेलेबल लीडरशिप है उससे काम चलाए। भाई इमरान इस्माइल साहब, जिनको आप निकम्मे कह रहे हैं वही तो मुश्किल वक्त में खड़े रहे हैं। आप पर इतराज़ ही है कि 9 मई के बाद जो आप लोग पुराने साथी थे उस वक्त में पार्टी छोड़ दी जबकि ज़रूरत थी और ये लोग वहाँ पर मौजूद थे। नहीं, ये लोग कैसे काम आए थे? ये सब जेल चले गए थे, वहाँ से इन्होंने रेजिस्टेंस दिखा के एक बड़ा रेजिलियंस करके वापस बाहर आ गए। ऐसा था, 1 मिनट के लिए ये जेल नहीं गए, 1 सेकेंड के लिए अरेस्ट नहीं हुए। ये तो बचते फिर रहे थे या छुपते फिर रहे थे या कॉम्प्रोमाइज थे। ये इनका कंपैरिजन हमसे बनता ही नहीं है। हमने तो सख्तियां झेली हैं, हम जेल गए हैं, हमने मारे खाई हैं, हमारे साथ तो जो सलूक हुआ है वो तो इनके ख्वाबो ख्याल से नहीं गुजरा। इनका हमारा क्या कंपैरिजन बनता है? ये तो सारे के सारे जो है वो कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में मौजूद थे, आज भी कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में मौजूद हैं। ये ना इन्होंने, आप मुझे बताएं ना कि कितनी बड़ी कुर्बानी दी इन लोगों ने कि ये जब खान साहब को 14 साल की सजा हुई तो कहाँ जाके कहीं पता चला? मुझे तो एक पता चला था कि उन्होंने बड़ी एक ज़बरदस्त मुहिम चलाई थी कि जी भूख हड़ताल करेंगे 3 से 7 बजे तक, घर से खाना खा के आएंगे, वहाँ के 3 बजे बैठ जाएंगे और 7 बजे चले जाएंगे, जाके नहाएंगे धोएंगे और फिर डिनर कर लेंगे। तो चाय जो थी शाम की उसका सेक्रीफाइस बेशक इन्होंने किया था। इट्स फनी, मतलब मजाक बनाया हुआ है आपने। इन लोगों का कारोबार
इन लोगों का सियासी कारोबार चली इस बेस पर है कि इमरान खान जेल में और ये जो बात मौजूदा क़यादत है उसने इस्लामाबाद की जानिब मार्च किए, सिविल नाफरमानी शुरू की, उन्होंने बाकायदा लॉबिंग की, अमेरिका में सेनेटर्स से मिले, कांग्रेसमैन से मिले, बरतानिया में भी यही कोशिश करते रहे, मुज़ाकरात की हुकूमत से, इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों की कोशिश की। अब क्या ऑप्शन रह गया है, क्या आप चाहते हैं कि वो करें? लिहाजा हम फलाने रैली में नहीं जाएंगे, लिहाजा हम फलाने जलसे में नहीं जाएंगे, ये तो जाते ही नहीं है। ये लोग कहाँ जाते हैं? ये तो आवाम को आगे लगाते हैं। मार खाती पब्लिक या वर्कर जेल चला जाता है या मार खाता है और ये गायब होते सिरे से होते ही नहीं किसी प्रोग्राम के अंदर। और वो भी जितना इमरान खान की प्रेशर के अंदर आके इन्होंने जो कर लिया अरेंजमेंट छोटा मोटा वो कर लिया। आज तक पीटीआई के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कोई एक जलसा, कोई एक रैली, कोई एक एहतजाज अगर हुआ है तो मुझे बता दें आप। वो केपीके से अलीमीन कपूर आ जाए या इमरान खान की बीवी आ जाए, वो बुशरा बीबी, वो लीड कर लें तो कर लें, बाकी तो ये लोग तो होते ही नहीं, तो गायब होते हैं सिरे से। फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि पुराने मेंबर्स जैसे आप हैं और बहुत सारे हैं, वो सब मिलकर बानी पीटीआई को रहा करवाएंगे। इस सिलसिले में उन्होंने एक रिलीज कमेटी बनाने का ऐलान किया है, आपसे रब्ता हुआ है, आप इसको ज्वाइन करेंगे? जी, हम दोनों ने आपस में मशावरत के साथ ही ये मशवरा हमारा आपस का काफ़ी दिनों से चल रहा था कि क्यों ना हम कोई एफर्ट करें खान साहब को छुड़ाने की बजाय ये कि हम इनके साथ लड़ाई में पड़ें और उल्टी सीधी हरकतें होती रहें। क्यों ना हम कोई एक सीरियस एफर्ट करें खान साहब को रिलीज़ कराने की, जिसमें लीगल फोरम में के ऊपर भी बात की जाए और एजिटेशन की बात हो या कोई और मामला हो तो उसके ऊपर भी हम लोगों को जमा इकट्ठा कर सकें। तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई पुराने दोस्तों के साथ राब्ते में हैं, बल्कि इवन इस वक्त जो पॉलिटिकल कमेटी है उसके भी कुछ लोग राब्ते में हैं। तो लेट्स सी कि हाउ इट गोज। राइट, तो तहरीक इंसाफ के जो लोग आपसे राब्ते में हैं, कोई बताएं पुराने लोग या अभी के लोग? नहीं, अभी तो नाम नहीं बताया, राब्ते में है। मैंने ये नहीं कहा वो शामिल होंगे या नहीं होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने राब्ता किया है और उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार भी किया है। लेकिन जाहिर है कि इसी कमिटमेंट पे किया है कि उनका नाम नहीं लिया जाएगा, तो लिहाजा फ़िलहाल तो नाम लेने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जो लोग हिम्मत जुटाएंगे आगे आएंगे खान साहब को छुड़ाने के लिए, वो आपके सामने होंगे। सो आपके एक और पुराने साथी फैसल वाडा कह रहे हैं कि पीटीआई में 2 ग्रुप्स बनेंगे, एक पुराने अरकान का, एक नए अरकान का, और जल्द एक फॉरवर्ड ब्लॉक भी आएगा। ये तो लगता है आप उनकी प्रेडिक्शन दुरुस्त करने जा रहे हैं, पार्टी को डिवाइड करने जा रहे हैं। नहीं, ना फॉरवर्ड ब्लॉक है, ना पीटीआई को डिवाइड कर रहे हैं, ना कोई और चीज़ है, ना हम कोई किसी ओहदे को क्लेम कर रहे हैं। हमारा सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान को किस तरह रिहाई दिलाई जाए, बस। उसके बाद इमरान खान का फैसला होगा कि उन्होंने किसको साथ रखना है, किसको नहीं रखना है। अगर वो उनकी चॉइस वो अभी भी वही रहेगी कि वो इन्हीं लोगों के साथ चलना चाहेंगे तो बेशक चलें। हमारी एक उनके साथ एफिलिएशन है, एक मोहब्बत है, एक रिश्ता है, उसके तहत मैं समझता हूँ कि हमें हमारा हक है कि हम उनकी रिहाई के लिए तहरीक चलाएँ। सो आप लोग इशारे देते हैं कि आप लोग के साथ बहुत मजबूरी हुई, बड़ी ज़बरदस्ती पार्टी छोड़नी पड़ी, ऐसा क्या हुआ था आपके साथ कि पार्टी को छोड़ना पड़ा? नहीं, देखें, अब जब मौका मिलेगा, बात होगी तो इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन एक बात तो लाजमी है कि मैं किसी एक शख्स को ऐसे नहीं जानता है जिसने पीटीआई अपनी मर्जी से छोड़ी हो। हमारे साथ जो हुआ, मैंने आपको अभी इशारतन बताया भी कि हमारे ऊपर सख्तियां हुई, हम जेल गए, सारा कुछ हुआ, लेकिन हम अपनी मर्जी से तो नहीं छोड़ के गए थे। लेकिन बहरहाल हमने छोड़ा, वो एक आप हमारी कमज़ोरी गिन लें या जो कुछ भी गिन लें, लेकिन उसके बाद भी हम मुखलिस रहे अपनी पार्टी के साथ। हमने कभी अपनी पार्टी को धोखा देने की कोशिश नहीं की, कभी इमरान खान को डिच करने की कोशिश नहीं की। हाँ, उस वक्त जब उमर चीमा जेल गए या उस वक्त जब चौधरी इजाज जेल गए या बेगम यास्मीन राशिद साहिबा जेल गई, उन्होंने जो रेजिलियंस और रेजिस्टेंस दिखाई वो शायद हम नहीं दिखा सके। लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे ये कहता हूँ कि हम पार्टी के साथ बड़े मुखलिस और पार्टी के सच्चे हमदर्द और पार्टी बनाने वालों में से है ना। फरिया, आपको मैं क्या बताऊं कि कौन हूँ। मैंने इमरान खान के साथ पार्टी बनाने वालों में से। मेरा नहीं ख्याल कि मेरे से ज़्यादा पुराना इमरान खान के अलावा पीटीआई में और कोई मौजूद होगा। बट फवाद चौधरी ये भी कहते हैं कि मैं अगर खिलाफ होता तो मैं वादा माफ गवाह बन जाता। आपको भी ऐसी कोई कहा गया कि आप भी बने? नहीं, इसी तरह की चीज़ें थी ना। बहुत सारे प्रेशर्स ऐसे थे जो जिनको ज़ाहिर हमने रेजिस्ट किया और बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस भी दी हमने, और इसी तरह की चीज़ें हमारे साथ भी हुई। सब साथ थे। फवाद चौधरी, मैं, फिया महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक,
आमिर कियानी, हम लोग सब साथ ही थे। वो हम इकट्ठे हम लोग सारे उठाए गए थे, कोई कहीं से कोई कहीं से। तो ये सब पे एक ही तरह का प्रेशर था, कोई डिफरेंट प्रेशर्स नहीं थे लोगों के ऊपर। जब इस क़यादत को आप तनकीद करते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सीएम खैबर पख्तूनख्वा? देखिए, अली अमीन गंडापुर इमरान खान का बातमाद साथी हैं और इमरान खान एतमाद करते हैं उनके ऊपर, और उसके ऊपर उन्होंने उन्हें CM KP भी लगाया है। और उसने 2 बार कोशिश भी की, प्रूफ भी करने की कि वो इस काबिल हैं कि जिसलिए इमरान खान ने उनको लगाया था कि वो पब्लिक मोबिलाइज करेंगे, वो ये काम कर सकता है। और मेरा ख्याल है कि वो इमरान खान की उम्मीदों पे पूरा उतर रहे हैं। मतलब बाकी लेट्स सी अब आगे क्या होता है, क्योंकि अब बुशरा बीबी जो हैं वो जेल चली गई हैं, क्योंकि वो बड़ी स्ट्रेंथ थी जो PTI को प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन वो भी जेल में है। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न अराउंड। लेकिन मेरा ये मानना है कि इमरान खान को बाहर निकालने की कोई सीरियस एफर्ट अभी तक नहीं हुई, और ये सीरियस एफर्ट होना बड़ी ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह इसके लिए हम एक भरपूर कोशिश करेंगे। सो जो भी प्लान है खान साहब को बाहर निकालने का, इसमें फिर आप मौजूदा लीडरशिप को भी शामिल कर लें। वो अगर ज्वाइन करना चाहें तो आप उनको वेलकम करें। ज़रूर आए जी, पार्टी से आए, अपोजिशन के दूसरे लोग आए जो जिनका ताल्लुक PTI से है या नहीं है, वो भी एवरीबडी इज़ वेलकम। जो इस आइडिया से मुत्तफिक हो कि हाँ इमरान खान को जेल से बाहर आना चाहिए और उसके लिए सीरियस एफर्ट होनी चाहिए, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले होंगे। सो खान साहब से आपने कोई रब्ता किया है जब से आपने ताल्लुक छोड़ा है, या किसी और के थ्रू रब्ता किया है, या कोई मैसेज आपको आया है? नहीं, मेरी कोई डायरेक्ट रब्ता मेरा खान साहब से नहीं हो सका। मैंने 2-3 बार ट्राई भी की कि मैं किसी तरह मेरी उनसे मुलाकात हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही लोग हैं सामने पैगाम पहुंचाने वाले। बट फवाद चौधरी ने जाके उनको मेरा सलाम भी कहा और उन्होंने कहा भी कि वो मुलाकात करना चाहता है। तो लेकिन कोई ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस मुझे अभी तक ऐसा नहीं आया कि उन्होंने बुलाया हो या मिलने के लिए तैयार हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर खान साहब ना भी मिलना चाहें तो भी कोई बात नहीं। हमने एक सफ़र साथ शुरू किया था, और मैं समझता हूँ कि मैं उसमें अपनी एफ़र्ट ज़रूर डालूँगा कि जो भी थोड़ी बहुत मेरी एफ़र्ट हो, 150 ग्राम ही सही, लेकिन वो एफ़र्ट मैं अपनी ज़रूर डालूँगा कि खान साहब को बाहर आए जेल के। अभी आप खुद ही मेंशन करे थे कि कितना पुराना ताल्लुक है आपका। मुझे जो पहला PTI का ऑफिशियल बंदा मिला था वो आप ही थे, इमरान इस्माइल साहब। सो फिर आप ना सिर्फ पार्टी के मेंबर थे, आप एक करीबी दोस्त भी थे, तो फिर वो इसीलिए खफा होंगे ना आपसे, इसीलिए खफा है? मुझे पता नहीं, ये भी नहीं पता कि कितना गुस्सा है खान साहब को, या है भी कि नहीं है गुस्सा। ये तो मैं जब खान साहब से मिलूंगा तब उनसे बातचीत होगी। लेकिन आई बिलीव कि वो उनको इतना ज़रूर समझ आता होगा कि जो जिस तरह के प्रेशर्स थे और जो डिमांड्स थी और जो चीज़ें हो रही थी लोगों के साथ, हमारे साथ जो ख़ास तौर से हुआ, हम 5-6 लोगों के साथ, वो जो छोड़ के गए, जिसमें असद उमर, अली जैदी, मैं, फवाद चौधरी, हम लोग शामिल हैं। तो वो उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी सख्तियाँ हुई होंगी तो ये छोड़ के गए, वरना ये जाने वाले नहीं थे। और अगर हमें जाना होता तो जाके कहीं और निकल के कोई और पार्टी ज्वाइन करते या कोई चीज़ करते, लेकिन हमारी सियासत है ही इमरान खान के साथ, वरना नहीं है। लेकिन इलेक्शन से कबल आपने जहांगीर तरीन साहब की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के डिनर में आप मौजूद थे। फवाद साहब तो उदास थे, लेकिन आप तो वहाँ पर खड़े हुए थे। नहीं, हम सब बाय फोर्स ही गए थे, सब मजबूरन ही गए थे। कोई पार्टी ज्वाइन अगर की होती, टिकट लेते इलेक्शन लड़ते, जिस तरह बाकी लोग इलेक्शन जीते फॉर्म 47 पे, हम भी जीत जाते। ऐसा नहीं था, हमने ना टिकट लिया, ना हमने वहाँ से कोई किसी रैली के जुलूस जलसे के किसी इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया, कुछ भी नहीं किया। एक मीटिंग में इमरान इस्माइल साहब, अगर आप लोग पार्टी में वापस आते हैं तो क्या कर सकते हैं आप? क्या एस्टैब्लिशमेंट और PTI के मामला दुरुस्त करवा सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि PTI को इस नहज पे पहुंचने की जरूरत ही नहीं थी कि एस्टैब्लिशमेंट से टक्कर लें, एस्टैब्लिशमेंट को बुरा भला कहें। PTI में एक और चक्कर ये है कि PTI का एक ट्रॉल है जो पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है और जो पैसे बना रहा है इस बात के कि वो एक YouTube चैनल खोलते हैं और वो एस्टैब्लिशमेंट को बुरा भला कहते हैं, इमरान खान की तारीफ करते हैं, उनको सब्सक्राइबर मिलते हैं और उनके नोट बनते हैं, और वो खुद साख्ता जर्नलिस्ट भी बन गए सारे के सारे, और वो उनकी दुकान बंद हो जाएगी अगर इमरान खान की कोई दोस्ती हो गई एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो लिहाजा वो अपनी दुकानें भी चलाने के लिए काम किए रखते हैं कि मुसलसल वहाँ से वो गालम गलोच की सियासत और चीज़ें कर रहे हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। मेरा तो ये ख्याल है कि PTI को फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए और एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत के दरवाजे खोलने चाहिए। इमरान इस्माइल साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद बात होगी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, राइट आफ्टर ब्रेक।
वेलकम बैक। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनते ही रूस और अमेरिका के फासले कम होते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात बाइडेन दौर में कशीदा रहे और अमेरिका खुलकर यूक्रेन की मदद करता रहा। इस सब को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। वजह यह थी कि रूस को नुकसान हो सके। अब सऊदी अरब की सालिसी में अमेरिका और रूस करीब आ रहे हैं। दोनों ममालिक के माबैन यूक्रेन जंग पर मुज़ाकरात सऊदी अरब में शुरू हो गए हैं। सऊदी अरब के शहर रियाद में होने वाले मुज़ाकरात में रूसी वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा शरीक हैं। अहम बात यह है कि यूक्रेन जंग पर होने वाली इस बातचीत में यूक्रेन या यूरोप का कोई और मुल्क मदऊ नहीं किया गया। अमेरिका का कहना है कि यह बातचीत ये देखने के लिए पहला कदम होगी कि आया रूस जंग के खात्मे के लिए संजीदा है या नहीं, जबकि रूस का कहना है कि इसका मकसद अमेरिका के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना है। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के अलावा सदर ट्रंप की रूसी सदर से मुलाकात भी जल्द ही सऊदी अरब में मुतवक्का है। इस हवाले से अमेरिकी सदर ने क्या कहा, लेट्स वॉच दैट। सऊदी अरब इस वक्त रूस और अमेरिका के दरमियान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। चीन और अमेरिका की मुखालिफत इस वक्त भी जारी है। इन हालात में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की जानिब से अमेरिका को चीन से बेहतर ताल्लुकात के लिए सालिसी की पेशकश कर दी गई है। ज़रा देखिए। सऊदी अरब में रूस और अमेरिका की सालिसी के लिए बातचीत इस वजह से भी अहम है कि इस मौके का फ़ायदा उठाकर सऊदी अरब अमेरिका पर मसले फ़लस्तीन के हल के लिए दबाव डाल सकता है। अमेरिकी सदर की जानिब से गाज़ा पर अमेरिकी कब्जे की जो तजवीज़ दी गई थी, उसके बाद इस हवाले से हमने एक शदीद तशवीश देखी थी। ताहम सऊदी अरब में हालिया मुज़ाकरात से मसले के पुरअमन हल की एक उम्मीद ज़रूर पैदा हुई है। न्यूयॉर्क में इस हवाले से OIC ममालिक की सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। कॉन्फ्रेंस से खिताब में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने तजवीज़ दी है कि मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल रुकन बनवाने में किरदार अदा करें। ज़रा देखिए। ब्रिगेडियर वक़ार हसन खान हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सऊदी अरब में अमेरिका और रूस के वज़ीर ख़ारजा यूक्रेन जंग पर मुज़ाकरात कर रहे हैं, कितनी अहम है ये सिचुएशन? आई थिंक कुछ तो ग्राउंड रियलिटीज हैं इसमें। एक तो बहुत एग्जॉस्शन है पर नजर आ रही है, स्पेशली वेस्ट वाली साइड। डिस्पाइट के यूरोपियन यूनियन ने एक बड़ा डिफरेंस स्टांस लिया है कि शायद उनको शामिल नहीं किया, लेकिन अगर आप ग्राउंड पे देखें तो इतना ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ हुआ है। कुछ फिगर्स हैं कि यूक्रेन के 5 लाख के करीब फौजी जो है मारे जा चुके हैं। रशिया के कुछ फिगर हैं शायद 1 लाख के पास है। और अभी मार्को रूबियो की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था सऊदी अरेबिया में, उसने कहा एक मीट ग्राइंडर बन चुका है, एक कीमे की मशीन है जिसमें इंसान मारे जा रहे हैं। दूसरा जो है लॉजिस्टिक एग्जॉस्शन है वेस्ट में। इसमें आई थिंक अंदर की रिपोर्ट्स ही कह रही हैं कि इस वक्त शदीद कमी है यूक्रेन की वॉर को कंटिन्यू करने के लिए। आर्टिलरी एम्यूनिशन तकरीबन खत्म हो चुका है और यूरोप के डिफेंस के लिए भी जो फोर्सेज हैं बड़ी मीगर हैं। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरा रशिया ने तकरीबन 1/5 जो है यूक्रेन का इलाका कंट्रोल में लिया हुआ है। तो ऑल टोल्ड इसके अंदर कुछ ले दे करके अगर इसमें अमन आ सकता है, बिकॉज इसके बाद ये खुदा न खास्ता जंग जो है पूरे यूरोप में फैल सकती है। ऑलरेडी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो ज़ाहिरन तो यूरोप एक ब्रेव फेस वैसे शो कर रहा है कि हम ज़ेलेंस्की की मदद करेंगे, और ज़ेलेंस्की भी शायद कल सऊदी अरेबिया पहुंच रहे हैं। इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ मूव कर रही हैं। तो ये आई थिंक जो सिचुएशन ऑन ग्राउंड, इसने भी इस चीज़ को पुश किया है। प्रेसिडेंट ट्रंप का क्लेम है कि वो वाहिद लीडर हैं दुनिया में जो लेट्स से रशिया को टेबल पे ला सकते हैं। और आई थिंक उसकी एक मिसाल यही है या उसका रिजल्ट यही है कि आज सर्जी लेवरोव भी वहीं पे थे और वहाँ पे मुलाकात भी। आई थिंक 3-4 चीज़ें अहम जो है डिस्कस हुई कि नंबर 1 इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, नंबर 2 क्या टेरिटरी जो है वो रशियंस रखेंगे, और फिर जो है ओवरऑल पीस की तरफ कैसे मूव किया जाएगा। उसमें यूक्रेन की जो सेंसिटिविटीज़ हैं साफ ज़ाहिर है, उनमें काफ़ी ज़्यादा एरिया भी लूज़ किया है और उनका ह्यूमन लॉस बहुत ज़्यादा। फिर माइग्रेशन बहुत ज़्यादा, अगर आप देखें तकरीबन 1 करोड़ यूक्रेनियन या इंटरनली डिस्प्लेस हैं या माइग्रेट कर चुके हैं। मेरे ख्याल में ज़रूरत है अगर पीस की तरफ जाता है तो अच्छी बात है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप रशिया के साथ बैठने को तैयार हैं, तो क्या वो चाइना के साथ बैठने पर भी गौर कर सकते हैं? जी, चाइना के साथ इकोनॉमिक कंपटीशन है और इंडो पैसिफिक में अगर देखा जाए तो वहाँ पे एक वेस्ट ने अलायंस खड़ी की, स्पेशली अमेरिका ने, जिसको एशिया पिवट भी कहा जाता है, और उसमें 4 मुल्कों का एक ग्रुप बना, क्वाड का, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया का। और उसमें यही था कि चाइना को स्क्वीज किया जाए। लेकिन चाइना की अभी इकोनॉमी इतना आगे जा चुकी है। अभी आपने देखा कि डीप सी के नाम से एक उनकी लेट्स से एप्लीकेशन आई है जिसने दवाई फेर दी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और तकरीबन डोमिनेट किया है। तो वहाँ पे एक इकोनॉमिक कंपटीशन है मिलिट्री से ज़्यादा। उसमें ट्रंप कुछ कंसेशन देना चाहते हैं, लाइक टिकटॉक का वो कह रहे हैं कि 50% शेयर हमें दे दे। तो आई डोंट नो चाइना को लेट्स एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं होगा। उन्होंने इन्वाइट भी किया था, प्रेसिडेंट शी वाज इन्वाइटेड इन इनॉग्रेशन ट्रंप की, लेकिन वो वहाँ पे नहीं गए। तो हो सकता है कि ग्रेजुअली यूएस रियलाइज करे
कि वॉर फ्रंट पे तो रशिया यूक्रेन वॉर को पीस की तरफ लाया जाए और इकोनॉमिक फ्रंट पे चाइना के साथ कुछ ले दे करके चीज़ें आगे मूव करें। तो इस वक्त जो स्ट्रेस है वेस्टर्न और अमेरिकन इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा है। ट्रम्प का एम यही है कि जॉब्स को वापस लाया जाए अमेरिका में, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो उनका नारा है उसमें ये है कि बेसिकली अमेरिका को दोबारा एज अ इकोनॉमिक पावर जो है दुनिया में डेवलप किया जाए, बिकॉज वो फील करते हैं कि वॉर एग्जॉस्शन की वजह से और जो खर्चा इस तरह जो गजा में लड़ाई हुई उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा इनका खर्चा हुआ है। ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन लग चुका है वेस्ट का और अमेरिका का यूक्रेन वॉर पे, और $बिलियंस लग चुके हैं इजराइल और गजा की जो लड़ाई थी। ऑल टोल्ड अगर आई थिंक ट्रम्प पुश करते हैं तो शायद चीजें कुछ बेहतर हो। राइट। सो अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट आई है जिसमें भारत का प्लान ये है कि आइंदा 10 साल में वो असले की खरीदारी के लिए $200 अरब खर्च करेंगे। हमें ये भी पता है कि अमेरिका भारत को अभी जो मीटिंग हुई है जदीद असला फराम करेगा। कितना परेशान होना चाहिए इस पाकिस्तान को? जिसमें देखें कैपेबिलिटी तो है लाइक F-35, लेकिन F-35 पे भारत के अंदर बहुत बड़ी डिबेट हो रही है क्योंकि मेन स्टेज यही है। उसमें तकरीबन $120 मिलियन का सिर्फ जहाज है, इसका 1 घंटे फ्लाई करें तो $36,000 का खर्चा आता है। साल का खर्चा एक जहाज पे तकरीबन $6 मिलियन है। तो इसको सफेद हाथी खुद आई थिंक सम ऑफ दी इंडियन थिंक टैंक जो डिफेंस एनालिस्ट कह रहे हैं सफेद हाथी है, और ऑप्शन देखी जा रही है कि या रशिया से Su-57 लेंगे या F-35। तो एक जेस्चर है। दूसरा ट्रम्प चाहते हैं कि जो ट्रेड इम्बैलेंस है और जो टैरिफ्स है, जिस भी उनकी एक बहुत मशहूर आई थिंक शराब है जिस पे टैरिफ कम किया है इंडिया ने, तो इसमें डेफिनेटली इकोनॉमिक आई थिंक स्टेक जो है वो ट्रम्प उसको देख रहे हैं। और अगर इसमें एक ऐसा अरेंजमेंट होता है कि भारत भी उनसे इंपोर्ट करता है, क्योंकि आई थिंक असले के लिहाज से जो स्टेट ऑफ द आर्ट असला है उसमें अमेरिका सबसे आगे है। अगर ये डील होती है तो $बिलियंस उनकी इंडस्ट्री को आएंगे। तब ये देखना है कि चीजें आगे मूव कैसे करते हैं, क्या भारत ये जहाज देगा। दूसरा पाकिस्तान इसका ऑलरेडी आई थिंक जवाब इसका काउंटर क्या होगा फिर पाकिस्तान के पास? एक तो आपकी एक क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस है। दूसरा जो J-35 है चाइना का, जो ऑलरेडी फील हो चुका है और होपफुली अगले 2 साल में इंडक्ट होगा। फिर टर्की के साथ पाकिस्तान का एक जॉइंट वेंचर चल रहा है कान जहाज का, जो अगेन 5th जनरेशन फाइटर है। तो ऑल टोल्ड आई थिंक जो टाइम फ्रेम है F-35 अगर भारत मानता है उसकी इंडक्शन का और J-35 का तकरीबन बराबर बनता है, और मेरे ख्याल में एक पैरिटी एग्जिस्ट करेगी। दूसरा भारत को पायलट्स चाहिए अच्छे। अगर अभिनंदन जैसे लोगों ने उड़ाने जहाज तो फिर आई थिंक बड़ा सीरियस मसला होगा। आप जब मैं ये कहने लगी थी ऑन अ लाइटर नोट, लगता है सरप्राइज डे का अभी तक वो जहाज ही तलाश करते जा रहे हैं कि जहाज हमें कौन सा आए तो हम शायद इवन कर सकें। लास्ट क्वेश्चन टू यू ब्रिगेडियर साहब, ये भी कहा जा रहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में मुस्लिम्स के लिए सफरी पाबंदियां कर दें, उसके लिए मुश्किलात कर दें। इज दैट अ पॉसिबिलिटी? ये जो डेमोग्राफिक हालत है, देखें अगर उन्होंने डेवलप करना है अमेरिका को तो बहुत ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है। तो स्पेशली हाई टेक में, और इस तरह जो लेबर अभी सुना है कि अंडे बहुत ज्यादा नापैद हो चुके हैं, महंगाई है, बिकॉज काफी सारी लेबर जब इलीगल काम करती थी। तो मुस्लिम्स क्या हो गया, आई थिंक एनीबॉडी हु अदर देन व्हाइट्स या लेट्स से जो ब्लैक अफ्रीकन है, हर कोई इस वक्त टारगेट पे है। आपने देखा कि इंडिया की लेट्स से जो इलीगल इमिग्रेंट्स किस तरीके से शैकल में डाल के जहाजों में भेजा गया और बड़ी आई थिंक जगहंसाई भी हुई। तो ये मेरे ख्याल में शुरू में तो था पॉलिसी की कंट्रीब्यूशन। एक प्रोजेक्ट 2025 भी अगर आप गूगल करें पता चलेगा, बड़ा रेडिकल है। आई डोंट थिंक सो कि सारी चीजें इंप्लीमेंट हो सकेंगी। मेरे ख्याल में अल्टीमेटली अमेरिका को रियलाइज करना पड़ेगा कि अगर आपने डेवलप करना है तो उसमें आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। रिटोरिकली ठीक है, अभी अगर 3 करोड़ इलीगल इमिग्रेंट है तो मेरे ख्याल अभी तक 1000 भी वो लोग इसको डिपोर्ट नहीं कर सके। तो अगर इसी तरह वो चलते भी रहे तो मेरे ख्याल 10 साल लग जाएंगे लोगों को निकालने में। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर वकार फॉर जॉइनिंग अस। डू गिव मी योर फीडबैक। अपने घरवालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।